नमस्कार, मैं हूं अमरेश कुमार। ये मेरा राष्ट्रपति चैप्टर का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, ताकि ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आए। और मुश्किल से 3 वीडियो में आप लोगों को राष्ट्रपति चैप्टर पूरे अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा। और ये तीनों वीडियो देखने के बाद कोई भी एग्ज़ाम में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और पूरे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति का पद, उसकी योग्यता एवं राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में पढ़े थे। और इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के कार्यकाल, महाभियोग, राष्ट्रपति की शक्ति, उनके क्षमादान शक्ति पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके अगले वीडियो में हम लोग आपातकालीन शक्ति पढ़ेंगे और ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 56 में बोला गया है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा, लेकिन अगले राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन 5 वर्ष नहीं देके ये ऑप्शन में रहता है कि इस राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से अगले राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण तक, तो वो भी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। राष्ट्रपति कार्यकाल से पहले भी अगर चाहें तो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं, और वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन एक और गौर करने वाली बात है कि क्वेश्चन पूछ देता है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं, तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, और तब लोकसभा अध्यक्ष सारे संसद को बताते हैं। ठीक है। आते हैं अब राष्ट्रपति का महाभियोग। महाभियोग क्या है? महाभियोग जो है वो राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है। राष्ट्रपति को जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है वही प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है। यह महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लाया गया है, और यह हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 में बताया गया है महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है। ये महाभियोग की प्रक्रिया में 3 स्टेज होते हैं, 3 स्टेप। एक कि राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लगाया जा सकता है जब राष्ट्रपति किसी संविधान का उल्लंघन किए हो। बिना उल्लंघन किए राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। और अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना भी है तो वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन ये महाभियोग लगाने से पहले एक प्रस्ताव भेजा जाता है उनके पास, और उस प्रस्ताव से भी पहले उनको 14 दिन पहले सूचना भेजा जाता है कि हम आप पर महाभियोग लगाने से संबंधित प्रस्ताव भेजने वाले हैं। ठीक है। तो 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाती है। उसके बाद लोकसभा अपने 1/4 बहुमत से और राज्यसभा भी अपने 1/4 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करते हैं। ठीक है। तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और उस प्रस्ताव को लोकसभा अपने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया अगर, तो वो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में राष्ट्रपति उपस्थित होकर, स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और अपने को निर्दोष कोशिश करते हैं कि साबित करें। अगर वो दोषी साबित हो गए तो राज्यसभा भी अपने 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देगा, और चूंकि पहले लोकसभा पारित कर चुका है 2/3 बहुमत से, ठीक है, तो राज्यसभा भी पारित कर देगा, तो राष्ट्रपति उसी दिन अपने पद से हट जाते हैं। इसी प्रक्रिया को महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया में 3 चीज़ें याद रखनी हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया में प्रस्ताव पहले भेजा जाता है, और वो प्रस्ताव लोकसभा के 1/4 सदस्य प्रस्ताव भेजा जाएगा तो, और राज्यसभा के भी 1/4 सदस्य का सिग्नेचर होगा, और उस प्रस्ताव को भी भेजने से 14 दिन पहले उनको सूचना देना होगा। ठीक है। और उसके बाद ये प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रस्ताव में 1/4 सिग्नेचर दोनों का होगा, लेकिन जब उस प्रस्ताव को लास्ट में पारित किया जाएगा उनको हटाने के लिए, तो उस समय 2/3 बहुमत जो है वो लोकसभा के भी सदस्य और राज्यसभा के भी 2/3 सदस्य जो है उसको पारित करना होगा, तभी जाकर राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। इसी प्रक्रिया को महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति अगर किसी कारणवश अपने अचानक अपने पद से हट जाए, मतलब राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए। अब अचानक कैसे खाली होगा? या तो राष्ट्रपति अचानक इस्तीफा दे दे तो, या राष्ट्रपति की आकस्मिक उनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए तो, 2 ही स्थिति में उनका पद अचानक खाली होगा। तो राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए तो उनके पद को कौन संभालते हैं? तो उनके पद को उपराष्ट्रपति संभालते हैं। ठीक है। अब इतना ही तक नहीं, उपराष्ट्रपति भी अगर बाय द वे
उस टाइम नहीं उपस्थित रहे, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली रहे और राष्ट्रपति भी इस्तीफा दे दे, तो अब राष्ट्रपति के पद को कौन संभालेगा? तो उस समय राष्ट्रपति के पद को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद को संभालते हैं। ठीक है, अगर बाय द वे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी अपने पद पर नहीं रहे तब उनके पद को कौन संभालेंगे? तो वो उनके पद को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संभालते हैं, जो कि आज तक ऐसा स्थिति नहीं पैदा हुआ है। लेकिन एक टाइम ऐसा स्थिति पैदा हुआ है कि राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया था और उपराष्ट्रपति का भी पद उस समय अचानक खाली हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उस पद को संभाला था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने तो वो थे डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति का पद संभाले थे। यह स्थिति कैसे पैदा हुई थी, कब पैदा हुई थी? तो ये स्थिति डॉक्टर जाकिर हुसैन जिस टाइम राष्ट्रपति थे उस समय अचानक डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। उस समय उपराष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर बीबी गिरी थे। बीबी गिरी का पूरा नाम वराह वेंकट गिरी है। वो उस समय उपराष्ट्रपति थे और वो क्या किए कि उस समय जब जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली हुआ, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, तब ये राष्ट्रपति बनने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिए। उस समय ऐसी स्थिति पैदा हुई कि राष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे, वही राष्ट्रपति का पद संभाले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति की निम्नलिखित शक्ति है, 4 शक्तियां इनका है, ऐसे और भी शक्तियां इनके पास है जो आगे चल के हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से 4 शक्ति को डिफाइन करते हैं हम लोग। कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 के तहत समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। इस कार्यपालिका शक्ति को हम पिछले वीडियो में भी डिफाइन किए हैं, देख लीजिएगा लोग। कार्यपालिका शक्ति के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति दिया गया है कि वो जितने भी मंत्रीगण हैं, मंत्रिमंडल जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उन सारे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं एवं प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कार्यपालिका शक्ति के तहत ही राष्ट्रपति करते हैं। और जितने भी भारत में वरिष्ठ पद है, बड़े बड़े पद, एक सिंगल पद भारत में, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत में एक सिंगल पद है, वित्त आयोग के अध्यक्ष भारत में सिंगल पद है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष सिंगल पद है, फिर जितने ये अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का भी पद ये सिंगल पद है, कैग जिसे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो भी सिंगल पद है। इन सारे पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये कार्यपालिका शक्ति में बोला गया है। अब ये नहीं कि सिर्फ सिंगल पद वाले को ही राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और वही कार्यपालिका शक्ति में निहित होगी, नहीं। मतलब ज़्यादातर जितने भी सिंगल पद है ना, उन सारे की तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी भारत में के प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होते हैं, उनकी भी नियुक्ति एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं इसी कार्यपालिका शक्ति के तहत। एवं चुनाव आयोग के अध्यक्ष ही नहीं बल्कि उनके सदस्य की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के भी अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। चुनाव आयोग के भी अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इस तरह से जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, इन सारे बड़े बड़े पदों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सॉरी, बर्खास्तगी नहीं, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और यह कार्यपालिका शक्ति के तहत उनको यह शक्ति दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं सैनिक शक्ति। सैनिक शक्ति के तहत राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया है सबसे पहले कि राष्ट्रपति सशस्त्र बल जो होते हैं ना, जितने भी सशस्त्र हैं, जैसे परमाणु हथियार वगैरह जितने भी रखे, उन सारे के अध्यक्ष होते हैं ये। ठीक है, सैनिक शक्ति के तहत। और तीनों सैनिक शक्ति के ही तहत राष्ट्रपति को ये भी शक्ति दिया गया है कि तीनों अंगों के, सेनाओं के 3 अंग, जो वायुसेना, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, इन तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की भी नियुक्ति एवं बर्खास्तगी राष्ट्रपति करते हैं। सैनिक शक्ति के तहत ये उनको पावर दिया गया है। ठीक है, सैनिक शक्ति के तहत ही ये बोला गया है कि विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय जितने भी समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। ठीक है, ये भी सैनिक शक्ति के तहत ये भारत के राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। राजनयिक या कूटनीतिक शक्ति। ये राजनयिक या कूटनीति क्या है? कूटनीति का मतलब ही लग रहा है, समझ में आ रहा है कि किसी दूसरे देश के साथ कोई कूटनीतिक
जो है वो बातें होंगी। तो ये राजनयिक कूटनीतिक शक्ति के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति दिया गया है कि यहाँ से जितने भी हाई कमिश्नर जो यहाँ से बनकर जाते हैं दूसरे दूसरे देशों में, राजदूत जिसे कहा जाता है, वो जो जाते हैं दूसरे देश में, उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। एवं विदेशों से जो राजदूत आते हैं यहाँ, हर जिस देश से अपने भारत का जिस देश के साथ संबंध अच्छा है उसके राजदूत यहाँ हैं उन देशों के, और हमारे भी राजदूत उन देशों में, प्रत्येक देशों में हैं वहाँ पे। तो उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति करते हैं। और उन लोगों के जो राजदूत आते हैं उनकी भी जो पत्र होते हैं, जो नियुक्ति पत्र, उस पर भी सिग्नेचर राष्ट्रपति ही करते हैं। यही राजनयिक एवं कूटनीतिक शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। आगे बढ़ते हैं। विधायी शक्ति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है राष्ट्रपति का, विधायी शक्ति। ये बहुत लंबा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। विधायी शक्ति, विधायी का मतलब होता है कि विधि माने कानूनी शक्ति, ठीक है। तो राष्ट्रपति में विधायी शक्ति के तहत ये पावर दिया गया है कि जब भी नए सरकार का गठन किया जाता है, गठन होता है, लोकसभा का यानी चुनाव होता है, तो उसका जो सत्र पहला चल रहा होता है, जो सरकार जब गठित हुआ तो सत्र चलता है, संसद का सत्र। उन संसद के सत्रों को आहूत करना, आहूत करने का मतलब होता है बुलाना, तो उसको आहूत करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। संसद के सत्र को बुलाते राष्ट्रपति हैं और उसको संबोधित भी राष्ट्रपति ही करते हैं, और उसका सत्रावसान भी राष्ट्रपति करते हैं। सत्रावसान का मतलब होता है समापन करना, यानी संसद के सत्र को आहूत करते हैं यानी बुलाते भी हैं राष्ट्रपति, और उसका सत्रावसान यानी समापन भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन उसे बीच में अगर रोकना पड़े तो उसे स्थगित करना कहा जाता है। तो वो रोकने का जो अधिकार होता है वो लोकसभा अध्यक्ष को होता है, वो राष्ट्रपति को नहीं होता है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि संसद के सत्र को आहूत करते हैं राष्ट्रपति यानी बुलाते राष्ट्रपति हैं, और उसका सत्रावसान यानी लास्ट में उसका खत्मा भी राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। लेकिन बीच में अगर रोकना हुआ उस सत्र को किसी कारणवश, तो वो रोकने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं होता, लोकसभा अध्यक्ष को होता है, ठीक है, जिसे स्थगित करना कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के विधायी शक्ति के तहत ही ये बात बोला गया है कि संसद का जो सत्र जो चलता है वो एक साल में 2 बार, ऐसे कानून में बोला गया है कि संसद का सत्र 2 बार चलना चाहिए, लेकिन 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल होता है वो 6 माह से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब संसद का जो सत्र चलता है वो 2 महीने तक जो है लगभग चलता है, ठीक है। और उसके बाद एक बार और संसद का सत्र चलना चाहिए, यानी 2 बार चलना चाहिए साल भर में, लेकिन इन दोनों सत्रों के बीच का गैपिंग 6 माह से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर आगे जो है वो सरकार को जवाबदेही देनी होगी और ये नियम का उल्लंघन समझा जाएगा। इस डर से सरकार संसद के सत्र को जो है वो 3 बार बुलाती है, ठीक है। 2 बार बुलाना चाहिए लेकिन वो 3 बार बुलाती है, ठीक है। और वो 3 बार कब कब बुलाती है? तो एक बुलाती है फरवरी माह में जिसमें बजट पेश किया जाता है, इसीलिए उसको बजट सत्र कहा जाता है, ठीक है। और 1 जुलाई अगस्त के महीने में जिस समय मानसून आती है उस समय सत्र को बुलाया जाता है, तो उसे मानसून सत्र भी कहा जाता है। और एक समय नवंबर दिसंबर के महीने में बुलाई जाती है, वो उस समय ठंडा आता है, तो इसीलिए उसको शीतकालीन सत्र कहा जाता है, ठीक है। तो संसद के 3 सत्र बुलाई जाती है, जिसे बजटकालीन सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र कहा जाता है। और 3 बैठक बुलाने से गैपिंग जो है वो 6 माह से ऑलवेज कम होता है, ठीक है। इसीलिए 3 सत्र जो है वो बुलाए जाते हैं, ठीक है। एक और बात जान लीजिए कि यहीं पे मैं बताना चाहता हूं कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और उस समय संसद का सत्र जब चलता है तो उस समय कानून बनता है, ठीक है। और वो कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा एवं लोकसभा का होता है, ठीक है। लेकिन संसद का सत्र अगर बाय द वे ये नहीं चल रहा है, माने संसद का सत्र जो 2 महीना चलता है उसके बीच में, यानी कि फरवरी और जुलाई के बीच में जो है मानसून सत्र और बजट सत्र के बीच में जिस समय सत्र नहीं चल रहा होता है, उस समय अगर अचानक कानून बनाना आवश्यक पड़ जाए तो उस समय कानून कौन बनाएंगे? तो उस समय कानून जो है वो राष्ट्रपति बनाते हैं और एक दस्तावेज पर लिखकर वो कानून जो है वो जारी करते हैं, जिसे अध्यादेश जारी करना समझा जाता है, ठीक है। और वो अध्यादेश तब तक बना रहता है, 6 महीना तक उसका वैलिडिटी होता है, क्योंकि
तुरंत सत्र जो है वो 3 ही 4 महीने पे वो तो चलता रहेगा, तो फिर जो सत्र आएगा तभी ना संसद कानून बनाएगी। तो उसके बीच में कानून बनाना हुआ तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देते हैं और उस अध्यादेश की अवधि 6 माह की होती है। तब तक दूसरा सत्र आ जाता है और दूसरे सत्र जैसे ही शुरू होगा तो इस प्रस्ताव को पेश किया जाता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा साइन कर देती है और राज्यसभा, तो यह अध्यादेश जो है हमेशा के लिए वैलिड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अध्यादेश जारी किया जाता है और संसद का अगला सत्र जब स्टार्ट होता है तो उस सत्र के स्टार्ट होने के कितने समय के अंदर इसे पारित करना होता है, तो 6 सप्ताह के अंदर इस प्रस्ताव को पारित करना होगा। जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है उस अध्यादेश को जो है वो संसद का जैसे ही सत्र चालू होगा उसके 6 सप्ताह के अंदर इसे पारित करना होगा, नहीं तो ये अध्यादेश जो है वो जो है अमान्य साबित हो जाएगा। तो 6 सप्ताह के अंदर उसे पारित करना आवश्यक होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इस अध्यादेश की अवधि कितनी होती है, तो 6 माह तक की वैलिड होती है। ठीक है, अब विधायी शक्ति के ही तहत रुक दो, राष्ट्रपति द्वारा जारी जो अध्यादेश है वो अनुच्छेद 123 के तहत ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। वो अनुच्छेद 123 के तहत क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, तो वो अनुच्छेद 123 के तहत है। और यही मैं ट्रिक यहीं पे आप लोग को बताना चाहता हूँ कि 123 के तहत राष्ट्रपति केंद्र लेवल पर अध्यादेश जारी करते हैं और यही अगर राज्यपाल राज्य लेवल पर अध्यादेश राज्यपाल जारी करते हैं तो 2 को इधर कर दीजिए तो 2 इधर हो जाएगा और 1 यहीं रहेगा। 213 के तहत राज्यपाल, हर स्टेट का राज्यपाल जो है वो जब भी अध्यादेश जारी करेंगे तो वो 213 के तहत जारी करते हैं। ठीक है, विधायी शक्ति के ही तहत राष्ट्रपति के क्षमादान की बात कही गई है, तो अनुच्छेद 72 में इस क्षमादान की बात कही गई है। अनुच्छेद 72 के तहत अगर किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा अगर मृत्युदंड की सज़ा सुना दी गई हो या आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई हो, तो उस स्थिति में वो राष्ट्रपति के पास वो क्षमादान के लिए अपील कर सकता है। ठीक है, और वो अपील करेगा तो राष्ट्रपति अगर चाहें तो उसके मृत्युदंड को पूरी तरह से माफ़ करवा सकते हैं या उसकी सज़ा को कम करवा सकते हैं। और यह स्पेशल राष्ट्रपति को ही यह पावर दिया गया है अनुच्छेद 72 के तहत। इसी शक्ति को क्षमादान शक्ति कहा गया है। ठीक है, अब ये क्षमादान शक्ति 4 प्रकार का है। ठीक है, अब एक मृत्युदंड को ही नहीं बल्कि अब ये चारों शक्ति हम बता रहे हैं कि वो कौन कौन सा है। तो क्षमादान शक्ति जो है वो 4 प्रकार का है। एक है लघुकरण, ये सारे राष्ट्रपति का ही शक्ति है ये। ठीक है, दूसरा है परिहार, तीसरा है विराम, चौथा है प्रविलंबन। लघुकरण को इंग्लिश में रिड्यूसिबल कहा जाता है। ये इंग्लिश इसलिए मैं लिखा हूँ क्योंकि कभी कभी लघुकरण नहीं देके रिड्यूसिबल करके दे देता है। ठीक है, अब लघुकरण क्या है, तो किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड की सज़ा दिया गया हो तो उसको राष्ट्रपति आजीवन कारावास की सज़ा में अगर बदल दें, उसी को लघुकरण कहा जाता है। अर्थात किसी सज़ा को के प्रकृति को ही बदल दें अगर राष्ट्रपति। प्रकृति बदलने का मतलब देखो, मृत्युदंड का मतलब ये दुनिया छोड़ के जा रहा था, आजीवन कारावास का मतलब हो गया कि इस दुनिया में वो रह रहा है। अर्थात इसका पूरा जो है वो चेहरा ही चेंज कर दिए। ठीक है, इसी को प्रकृति का चेंजिंग मतलब इस सज़ा के प्रकृति को ही उन्होंने बदल दिया। यानी मृत्युदंड हो रहा था, ये दुनिया से चला जाता, और आजीवन कारावास में बदलने का मतलब दुनिया में रह रहा है। अर्थात प्रकृति में चेंजिंग हो गया इस सज़ा के, तो सज़ा के प्रकृति में जिसमें चेंजिंग कर दिया जाए वो लघुकरण कहलाता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास की सज़ा में बदल देना। ये राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत ही ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, परिहार किसे कहा जाता है, परिहार का मतलब रिमिशन होता है। इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति सज़ा के बिना प्रकृति में चेंज किए ही, माने उसी प्रकृति में रहने देंगे, वो जिस प्रकृति में सज़ा मिला है, और प्रकृति में बिना चेंज किए वो सज़ा को कम करते हैं। अर्थात किसी को अगर 10 साल की सज़ा मिली हो तो उसको 5 साल की सज़ा में चेंज कर देना। अर्थात वो दुनिया में ऐसे भी रहता, 10 साल का भी सज़ा अगर मिलता तो दुनिया में रहता ही ना, और 5 साल का भी मिला उसे कम करके, तो
दुनिया में है ही, यानी प्रकृति में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, यानी बिना प्रकृति में चेंजिंग किए, सज़ा के बिना प्रकृति में चेंजिंग किए किसी के सज़ा को कम करना। एक बात और गौर कीजिएगा, राष्ट्रपति सज़ा को कम करने का अधिकार है, इनको ज़्यादा नहीं कर सकते, बढ़ाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, एक और बात बताना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान मांगने का जो क्षमादान जो मांगता है वो एक प्रकार का अपील है, न कि वो इनका अधिकार है कि आप क्षमादान मांगेंगे। अपील किया जाता है राष्ट्रपति से, ठीक है, कि हमें क्षमा करें, न कि वो अधिकार से कहें कि नहीं हमको क्षमा कीजिए ही, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए तीसरा, विराम को रेस्पिट भी कहा जाता है। ठीक है, ये विराम कब लगता है, राष्ट्रपति कब विराम लगाते हैं, इस पावर का यूज कब करते हैं, तो किसी विशेष कारण से, माने कोई ऐसा कारण आ जाए, जैसे किसी गर्भवती महिला को मृत्युदंड की सज़ा मिला हो, अगर वो गर्भ धारण की हो, यदि उसको साधारण कारावास में बदल देना, यानी उस दुनिया में वो रह सके उसमें बदल देना, इसी को विराम लगाना कहा जाता है। यानी किसी विशेष कारण से सज़ा को कम करने को विराम कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्यों ऐसा, ये पावर क्यों दिया गया, तो भाई गर्भवती महिला है तो वो महिला न दोषी है, तो भारत के संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार, या किसी भी आदमीयता से अगर देखा जाए तो कोई भी महिला जो गलती की है उसको सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन वो गर्भ धारण किया है, यानी उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, वो तो गलती नहीं किया है, वो मासूम नवजात वो तो गलती नहीं किया है, जो कि गर्भ में माँ के रहता है बच्चा, तो वो भी जिंदा समझा जाता है। ठीक है, तो उसको भी सज़ा मिलेगा, अगर ये मर जाएगी तो वो भी मर जाएगा। तो इसको लेकर गर्भवती महिला को जो है वो मृत्युदंड की सज़ा को कम करके साधारण कारावास में बदल दिया जाता है, ताकि उसका बच्चा जो है वो जी सके। और इसी आदमीयता से विराम का शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है, ये भी अनुच्छेद 72 के तहत। ये प्रविलंबन क्या है, इसको रेट्राइव भी कहा जाता है। तो प्रविलंबन देखने में ही लग रहा है विलंब, तो प्रविलंबन किसे कहा जाता है, तो अगर किसी व्यक्ति को अगर न्यायालय दोषी ठहराया हो, उसको मृत्युदंड ही दे दिया हो, ठीक है, और उसको डेट भी पड़ गया हो कि फांसी का सज़ा उसको इतने तारीख को होनी है, तो वो व्यक्ति को ये पावर, ये अधिकार दिया गया है कि वो राष्ट्रपति के पास अपील कर सकता है क्षमादान के लिए। जब वो अपील करेगा तो राष्ट्रपति उस पर जब तक रिप्लाई नहीं दे देते, यानी उस पर विचार जब तक करेंगे, और अगर उसका डेट भी आ गया फांसी का, तो वो फांसी नहीं पड़ेगा उसको। तो इसी में जो विलम्ब हुआ ना, जो बाद में विचार करके तब वो भेजेंगे, तब कहेंगे कि नहीं तब इसको फांसी पड़नी चाहिए या इसको माफ़ होना चाहिए, यानी राष्ट्रपति के रिप्लाई आने तक जो रुका जाता है ना, उसी को प्रविलंबन कहा जाता है, इसी को रिट्राइव कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये पूरा आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।